नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं, उसके बाद आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू सतत रूप से रिवीजन करते हुए देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली एश्योर करता हूं आप लोगों को यहां पर। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका नाम डोमेन जो है आपका टेलीग्राम में @ ओनली करंट अफेयर्स के नाम से है, उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है नोटिफिकेशंस वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे हम लोग। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, मिजोरम के अंतर्गत जो आपकी ब्रू जनजाति, जो ब्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसके बारे में है। तो ये आपका जो फर्स्ट पेपर में आप एक सब टॉपिक देखते हैं आपके सिलेबस में, जो लिखा हुआ है आपका रीजनलिज्म। क्या लिखा हुआ है? रीजनलिज्म लिखा हुआ है। उसके अलावा ये पेपर 2 में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे आपका जो है, जो सीधा सीधा आपका एक तरीके से कैसा मुद्दा है, शरणार्थी से रिलेटेड, रिफ्यूजीज के सेटलमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो आप इसको जीएस पेपर 1 2 दोनों में ओवरलैप मान सकते हैं। इसका रेफरेंस ये है कि जनवरी 2020 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ब्रू जो आपकी शरणार्थी है, ब्रू एक जनजाति है, तो ब्रू जो शरणार्थी है उनके जो प्रॉब्लम्स है ना, रिफ्यूजीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है नॉर्मल क्या होगी कि भैया वो किसी देश से आए हुए हैं। अब शरणार्थी का मतलब शरण, तो भैया उनको, वो भी एक ह्यूमन है, तो उनको ह्यूमन होने के नाते जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको वहां पर प्रदान किए जाने चाहिए। तो उनके पास जो समस्याएं, उनके समाधान की कोशिश की जानी चाहिए, जो भी आपकी संदर्भित सरकार है। तो यहां पर उनकी स्थायी समाधान के लिए एक आपका हिस्टोरिकल क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुष्पक्षीय बोला जाता है, समझौता, उस पर हस्ताक्षर किया गया था, है ना। चतुष्पक्षीय मतलब 4 पक्ष थे, उनके बीच में एग्रीमेंट किया गया। अब जो मिजोरम ब्रू शरणार्थी थे उनके नेताओं के द्वारा क्या बोला गया कि इस जो एग्रीमेंट के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अनुसार जो आपका त्रिपुरा वाला एरिया है, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट में जब आप देखेंगे तो ये त्रिपुरा वाले एरिया की बात करें, तो जो त्रिपुरा वाला आपका एरिया है उसमें भी अपने जो है परमानेंट रिहैबिलिटेशन, स्थायी पुनर्वास की जो है मांग उनके द्वारा की जा रही है ना, कि भैया वहां पर भी हमारा परमानेंट सेटलमेंट वगैरह किया जाए, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, ये तो आपकी कहानी हो गई। अब हमको जानने की जरूरत है कि हु आर द ब्रूज, जो आपके ब्रूज हैं वो कौन है, किस तरीके से वो इंटरनली जो है डिस्प्लेस्ड हो गए, है ना। तो ये आप देखिए यहां पर जो नॉर्मल सी फैक्चुअल जानकारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रू के बारे में डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ब्रू जो है आपका, जो आपका आका रेन गेज बोला जाता है ना, ब्रू आका रेन गेज जो है आपका उर्फ में बोला जाता है उसको। तो इज स्प्रेड अक्रॉस, कहां कहां उसका विस्तार है, त्रिपुरा में, मिजोरम में एंड सदर्न असम में, ठीक है ना। जब आप मैप में देखेंगे तो जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें त्रिपुरा वाले पार्ट में मिजोरम, और जो आपका सदर्न असम वाला पार्ट है वहां पर ये पाए जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो दे आर स्कैटर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जो आपका कोलासिब है, लुंगी और जो मैमिट है। जबकि आप देखेंगे कि जो आपका ब्राज है असम का, और त्रिपुरा जो है आपका, वो वहां पर वो किस तरीके से हैं, वो हिंदू है ना। ये जो आपके ब्रूज है, ब्रज जो आपका लिखा हुआ है, वो आपके वहां पर किस, जैसे धर्म वगैरह से, रिलीजन की बात करते हैं, धर्म वैसे सनातन है, उसमें मत जाइएगा टेक्निकलिटी में, हिंदू है वो वहां पर, ठीक है ना, मतलब वो अपना हिंदू धर्म का पालन वगैरह करते हैं। और उसके अलावा
जो यहां पर लिखा गया है द ब्रू ऑफ मिजोरम कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, तो भैया उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है ना, वो धीरे धीरे समय के बीतने के साथ ही। उसके बाद 1995 की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद द मेजॉरिटी ऑफ मिजोज डिमांडेड द रिमूवल ऑफ ब्रू। देखिए जहां पर भी दो संप्रदाय होते हैं तो अगर कोई एक मेजॉरिटी में है एक माइनॉरिटी में है, तो वहीं पर तो उनके जो माइनॉरिटी में लोग रहते हैं उनके हितों का संरक्षण करना आवश्यक होता है ना। इसीलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 29 और 30 जो है आपका किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटीज के राइट्स के कंजर्वेशन से, जब आप अपन पढ़ते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने बोला कि मिजो जो थे आपके बहुसंख्यक थे कि बोले भैया ऐसा है कि इनको जो ब्रू है उनका यहां से क्या किया जाए, रिमूवल किया जाए, है ना, क्योंकि उनको जो है स्थानिक नहीं मानते थे वो लोग। फ्रॉम द इलेक्टोरल जो आपका रूल्स ऑफ मिजोरम है ना, उसके अंतर्गत बोल रहे हैं कि निर्वाचक जो आपका मंडल होता उसी से बाहर कर दीजिए उन लोगों को, ठीक है ना। दिस रिजल्टेड इन एन आर्म्ड मूवमेंट बाय द ब्रू ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे वो लोग व्यथित हो गए तो उन्होंने सशस्त्र वहां पर किस तरीके का, वहां पर जो है किस तरीके का सशस्त्र विद्रोह जो है एक तरीके से करना जो स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। विच किल्ड अ मीजो फॉरेस्ट ऑफिसर इन अक्टूबर 1997। ये हिस्टोरिकल एक कहानी है, ठीक है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट बस हमको लिखना है, सारी चीजें हमको याद नहीं करनी। रिटेलिएटरी एथनिक वायलेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एथनिक वायलेंस। देखिए एथनिसिटी, ठीक है ना, निर्जातीयता और जो डाइवर्सिटी है वो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है। जितनी आपकी हिल्स हैं, है ना, मीजो हो गई, नागा हो गई, जितनी आप हिल्स के नाम सुनते हैं उन्हीं हिल्स के नाम से वहां पर जनजातियां हैं। तो कहने का मतलब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स जब एक जगह पर रहती हैं एक क्षेत्र में, तो उनके बीच में जो है निर्जातीय जो है संघर्ष जो है हमेशा बना रहता है ना। वही समस्या है मेन, जनजाति कोई भी हो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि एथनिक वायलेंस देखा गया, उसमें 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं ब्रूस जो है फ्लीइंग एडजॉइनिंग त्रिपुरा वेयर दे टुक रिफ्यूज इन 6 रिलीफ कैंप्स, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर देखेंगे हम कि यहां पर वी हैव आज द चीफ सेक्रेटरी टू स्टार्ट हिज डिस्पोजल वर्क विद इन 2 वीक्स। वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ब्रू टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन ट्यूसडे, ही देखिए ये सब जानने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल न्यूज की तरह है, सोमवार को कहा मंगलवार को कहा, ही सेड दैट द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हैड ऑलरेडी बीन डिलेड बाय 6 मंथ्स। तो वहां पे गया कहा गया कि भैया प्रक्रिया जो पुनर्वास की थी उसमें ऑलरेडी हम 6 महीने लेट हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है जल्द से जल्द यहां पर निपटाना जो जरूरी है इस कार्य को, है ना। तो इसके बाद यहां पर जो ब्रू जो आपका ब्रू रिंग रिफ्यूजी एग्रीमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया जनवरी में दिस ईयर, है ना। उसके बाद किसके किसके बीच में, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम एंड द ब्रू जो आपके रैंक रिप्रेजेंटेटिव है हो गए ना 4 पक्ष। उसके बाद टू एंड द 23 ओल्ड ब्रू रेन रेफ्यूजी क्राइसिस, तो जो आपका 23 सालों से संकट चला आ रहा है ब्रू रीन जो आपके शरणार्थी, तो उसको समाप्त करने के लिए ये समझौता हुआ जनवरी में, ठीक है ना। अब इसमें जो है 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस समझौते के तहत, मतलब दिए जाएंगे, फंड का आवंटन किया गया है। इसके अलावा जो ब्रू जनजाति हैं उनको रहने के लिए, रहवास के लिए, सेटलमेंट के लिए वहां पर भूमि वगैरह, जमीन वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा यहां पर हर फैमिली को, ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है ना, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वहां पर सेटलमेंट कर रही, क्या उनको जो है वहां पर सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कैश भी दिया जाएगा उनको 2 साल के लिए, उनके परिवार को, पूरे परिवार को दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक परिवार को जो है गवर्नमेंट जो है एक तरीके से असिस्टेंस देगी, फंड देके, है ना, सरकारी सहायता के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो उसको 2 साल बाद ही जो है निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों है, तो सीधी बात है कि यहां पर जो इनकी मतलब पॉपुलेशन देखेंगे आप, तो मोर देन 30,000 पीपल फ्रॉम ब्रू क्लैंस हु फ्लेड फ्रॉम मिजोरम आर लिविंग इन रिफ्यूजी कैंप इन त्रिपुरा। तो भैया जो निकले आपके मिजोरम से बेचारे वो कैंप वगैरह में रह रहे हैं शरणार्थी शिविर में, तो भैया उनके भी तो हितों का संरक्षण करना जरूरी है ना। द एग्रीमेंट विल ब्रिंग अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द रीसेटलमेंट ऑफ 1000 ऑफ ब्रू क्लैन त्रिपुरा पीपल इन त्रिपुरा। बताइए कितनी इजी सी बात लिखी हुई है ना। अब ये आ गई बात मेनली कि यहाँ पर जो है वे सरकारों की सभी सामाजिक जो कल्याण योजनाएं हैं उनका अब लाभ उठा सकेंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। पूरा जो है क्रक्स यही है कि भैया जब शरणार्थी हैं अब उनको एक तरीके से शरण देके, तो अब जब उनका परमानेंट सेटलमेंट होगा तो कहीं के एक तरीके के वो निवासी वगैरह हो जाएंगे परमानेंट, है ना। तो वो एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होंगी तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी लाभ,
है ना, आपके वल्नरेबल ग्रुप्स को दिया जाता है या इस समुदाय को दिया जाएगा, तो उसके अंतर्गत जो है इनको भी वो अवेल कर पाएंगे, जो इस जनजाति के इस जो आपके ब्रू से संदर्भित आपके लोग हैं, है ना, जिसकी बात की जा रही है। नॉर्मल सी चीजें, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें लिखी गई हैं, आप देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, देखिए हम लोग पहले भी चक्रवात वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर आप लोगों ने आंसर भी लिखा था, कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा था, ठीक है ना। और यहां पर वही लिखा गया है हरिकेन आयोटा के बारे में। तो रेफरेंस इसका ये है कि अभी जो आपका सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है ना, सेंट्रल अमेरिका वाला जो आपका पार्ट है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है नीचे, अब वो आपका क्या है, सेंट्रल अमेरिका। तो जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है उसमें निकारागुआ जो है उसमें भारी भूस्खलन हुआ है। क्या हुआ है? भूस्खलन हुआ है, ठीक है ना। लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं आप, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है वो, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, वहां पर भूस्खलन हुआ और ये जो है आपका 5वीं श्रेणी का कैटेगरी 5 का जो है अब स्टॉर्म बन चुका है। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको डिक्टेट किया था कैटेगरी 1 2 3 4 5, तो किस तरीके से जो है वहां पर कैटेगराइजेशन किया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहां पर जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हमको देखना है, की पॉइंट्स क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू एनएससी, जो हरिकेन आयोटा है इज अ सिग्निफिकेंट स्टॉर्म, है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट सीवर आपका तूफान है। एंड पार्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट निकारागुआ आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अ लाइफ थ्रेटनिंग स्टॉर्म ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेवरल आवर्स। तो सीधी बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर डिप्रेशन वगैरह बना हुआ है, तो उसके कारण जो है ये जो आपका तूफान आने वाला है वो काफी खतरनाक हो सकता है और घातक हो सकता है, ऐसी वहां पर एजम्पशंस वगैरह बताया जा रहा है। दूसरी चीज यहां पर बताई जा रही है कि हरिकेन जो है आपका दैट रीच 3 और हायर आर कॉल्ड मेजर स्टॉर्म। सीधी बात है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कॉज डिवास्टिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कुछ भी स्पेशल नहीं है, जहां पर भी डिक्टेट करने की कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा वहां पे करूंगा मैं डिक्टेट, वरना जो नॉर्मल से पॉइंट्स है वो हम देखते चले जाएंगे, क्योंकि रेपिटेशन होता है तो आपके टाइम को सेव करना भी जरूरी है, ठीक है ना। और हरिकेन्स को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द जो आपका सफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल है, इसको आप किनारे रख सकते हैं, वैसे भी नाम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सिम्पसन जो आपकी हरिकेन विंड स्केल होती है ना, जो आपका सफायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सैफिर भी बोला जाता है उसको, सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल बोला जाता है ना, सैफिर है वो आपका, मेनली उसको सैफिर बोला जाता है, ठीक है ना। तो इससे जो है उसको क्या किया जाता है, इस स्केल से उसका मापन किया जाता है, उसके आधार पर जो है उसका वर्गीकरण किया जाता है, और इसमें जो आपकी विंड की स्पीड वगैरह होती है उसको 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है, जैसे आप लोग देते होंगे ऑनलाइन रेटिंग, तो उस तरीके से 1 से 5 तक की रेटिंग इसमें दी जाती है, ठीक है ना। और ये जो आपके हरिकेन आने का अगर आप मौसम देखेंगे कि मतलब किस सीजन में आता है, तो ये आपका जून से लेकर नवंबर के बीच में आता है, और ये अटलांटिक ओशियन हो गया आपका, कैरेबियन सी हो गया आपका, उसके अलावा मैक्सिको का जो गल्फ वाला एरिया है, खाड़ी क्षेत्र, वहां पर ये आएंगे, और ईस्टर्न जो आपका पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है उसमें हरिकेन आने का जो समय है 15th ऑफ मई से जो है 30th ऑफ नवंबर, मतलब सारी जगह की बता रहे हैं, विस्तार बता रहे हैं कि इस दौरान आता है। नॉर्मली आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो स्टॉर्म है ना, वो क्या है और कैसे बनते हैं। तो नासा डिस्क्राइब करता है दिस व्हेन हॉट मॉइस्ट एयर राइजेस अबव द सी सरफेस। सीधी बात है, डिप्रेशन बनता है जब यहां पर जो आपका मॉइस्ट एयर होगी। चक्रवात में होता क्या है, चक्रवात में होगा क्या, अरे भैया ये आपका ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आपने पढ़ा, अब अगर ट्रॉपिकल है तो वो कहां पर जनरेट होगा, उसको सी सरफेस, वहां पर लेटेंट हीट चाहिए उसको, है ना, लेटेंट हीट चाहिए। वो लेटेंट हीट कौन सी है, यही जो गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, तो वो जो स्टीम इंजन की तरह वो काम करता है और उसको ड्राइव करता है। तो वही बता रहे हैं वो यहां पर कि नासा के अनुसार जब आपका गर्म और आर्द्रता युक्त जो आपका एक मान लीजिए विंड का पैकेट है ना, एयर पैकेट बोला जाता है उसको, तो समुद्र की सतह के ऊपर उठ जाती है, तो नीचे की ओर आपका कैसा डिप्रेशन वाला एरिया, मतलब एक्सट्रीम लो जो आपका प्रेशर जोन बन जाता है वहां पर, है ना। क्यों बन जाता है लो प्रेशर जोन, क्योंकि वहां से गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर आसपास की हवा जो है इस जगह उसको भरने के लिए जो है वापस आएगी, जब वहां से मान लीजिए सी सरफेस है, अब यहां से हवा उठी तो ये बीच वाला क्षेत्र जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, शांत होता है, तो ये जो है ऐसे बाहर की ओर जाएगी, तो ये जो आपका प्लेस है वहां पर जो है हवा आएगी ना उसको भरने के लिए, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, उतनी ही तेज उसकी विंड की स्पीड होगी, सीधी सी बात है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, ये गर्म होकर हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी तो कैसी होगी, जैसे जैसे हाइट में जाएगी थोड़ी वो कंपैरेटिव ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होगी तो फिर वो मॉइस्चर
है ना, उसके पास आर्द्रता तो है ही है, तो आर्द्रता से वो फिर क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है और ये जो पूरा सर्कुलेशन चल रहा है एयर का, ये तेजी से डेवलप होके फिर एक तरीके से जैसे आप देखते हैं ना, ऐसा चक्रवात का अगर आप पूरा डायग्राम देखेंगे तो ऐसा होता है। और अच्छा बना लीजिएगा, मैं डायग्राम वगैरह मतलब मेरे उतने अच्छे नहीं बन पाते, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से उसको, ठीक है ना। मेरा मानना यह है कि डायग्राम सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, दैट्स इट, है ना। वहां पर कलाकारी की जरूरत नहीं है, आप जीएस के जो है एस्पिरेंट है ना। मैं आईएएस में लिख रहा हूँ चाहे पीसीएस में लिख रहे हो, है ना। अच्छा हो तो बहुत अच्छा है, अच्छा देखने में किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर क्या होता है, पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद एक जो है, देखिए जब भी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी तो उसी के साथ उसकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन उसके ऊपर बनेगी, याद रखिएगा, है ना। दोनों जो है एक साथ चलती हैं, पूरा का पूरा वैसा सिस्टम क्रिएट होता है। और इसमें एनर्जी का काम कौन करेगा, तो वही जो आपका वाटर वेपर है ना, वो लेटेंट हीट के रूप में जो है उसके फ्यूल के रूप में काम करता है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर जो शांत क्षेत्र होता है, बीच वाला क्षेत्र, जैसे हवा यहाँ उठ रही है, मान लीजिए यहाँ जो है आपका डिप्रेशन क्रिएट होता है, ये वाला क्षेत्र जो होता है आंख बोला जाता है, आई ऑफ साइक्लोन बोला जाता है इसको, ये शांत क्षेत्र होता है ना। और ये जो है किनारे वाले जो पार्ट है इसको वॉल बोला जाता है। ये सब आप लोगों ने पहले ही रिवाइज कर रखा होगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका मतलब मान लीजिए जो इक्वेटर है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर और आपका सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका इक्वेटर है इसके नॉर्थ में आपका क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ जो है आपका कैसे चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे चलता है, कहाँ, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में जो है आपका ये जो है आपका ये कैसे चलेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब क्या, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा, है ना। मुंह से अगर गलत निकल गया हो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, ये मैंने 10 बार जो है यहाँ पर डिक्टेट किया होगा कि ये मान लीजिए आपका क्या है, ग्लोब है। अब यहाँ पर ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो जो इक्वेटर है उसके सदर्न साइड में सदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर जो भी चक्रवात बनेगा ये आपका पृथ्वी का जो घूर्णन है वेस्ट टू ईस्ट है, आप लोगों को पता है। इसके कारण ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती है, और नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जो भी चक्रवात बनते हैं, जो भी फॉर्म होते हैं साइक्लोन, वो एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जो नदर्न हेमिस्फीयर में बनेंगे, है ना। फेरेल्स का लॉ आपने पढ़ा होगा, उसी से संदर्भित है वो, है ना। तो और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी फॉर्म होते हैं, आपके जो भी फॉर्म होते हैं वो क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका फैक्ट, ठीक है। वही यहां पर लिखा भी हुआ है, आप इसको आराम से देख जाइएगा। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि आर स्टॉर्म गेटिंग मोर सीवर नाउ, है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि अभी जो है बहुत ज्यादा सीवर है कि नहीं है, कैसे कैसे क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एज स्टॉर्म्स केम दे वीकेन एज दे आर कट ऑफ बाय द मॉइस्चर प्रोवाइडेड बाय द ओशियन। सीधी बात है, अगर लेटेंट हीट से उसका कनेक्शन टूट जाएगा तो ईंधन है भैया, जब पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। बट इन अ स्टडी पब्लिश्ड ऑन 11th of November इन द जर्नल नेचर जो है आपका, उसके रिसर्चर्स ने नोट किया, देखा ये कि दैट अ वार्मर वर्ल्ड माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोइंग ऑफ द स्टॉर्म्स राइज। रिसर्चर्स ने क्लेम किया है दैट वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर इंड्यूस अ स्लोवर डिके बाय इंक्रीजिंग मॉइस्चर रिजर्व्स दैट अ हरिकेन हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि क्या आपके डिफरेंसेस हैं, जो आपके हरिकेन और ट्रॉपिकल जो आपके स्टॉर्म होते हैं उसमें क्या आपके जो है अंतर है, डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों सेम है भैया, दोनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ जो है इनको ओरिजिन जहां इनका होता है, जहां पे ये फॉर्म होते हैं, तो जिस जगह पे होते हैं उसके आधार पे इसको हरिकेन को टाइफून भी बोला जाता है, चक्रवात भी बोला जाता है, आप लोगों को ये सब याद होगा। तो नासा के अनुसार जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इनके लिए सही होती है ना, वही कहा जाता है इनको। उसके अलावा अटलांटिक आपका जो ओशियन हो गया आपका, उसके अलावा जो आपका ईस्टर्न वाला जो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, उसके ऊपर जो भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उनको बोला जाता है हरिकेन, ठीक है ना। जबकि जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो प्रशांत महासागर है पैसिफिक, उसमें जो भी फॉर्म होते हैं साइक्लोन, उसको बोला जाता है टाइफून। और आपको पता है कि जो बे ऑफ बंगाल और जो हमारे अरेबियन सी वाले एरिया में जो भी चक्रवात बनते हैं उनको चक्रवात ही बोला जाता है। नॉर्मल सी चीजें, ये सब देख जाइएगा आप लोग, वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक बार इसको आप देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ये आपकी ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपके मतलब जो भी आपके खनिज वगैरह हैं उनसे संदर्भित जो आपकी लाइसेंसिंग प्रणाली है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेल्प पढ़ा होगा, हेल्प पढ़ा होगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का कई तरीके के प्रावधान लगातार सरकार करती आ रही है ना। इसको आप पेपर 2 और 3 दोनों में रख सकते हैं, ठीक है। तो ओपन एक्रेज जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि रिसेंटली
जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हैव बीन साइन फॉर 11 ऑयल एंड गैस ब्लॉक ऑफर्ड अंडर द 5th राउंड बिड ऑफ द ओपन एक्रेज जो आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी है ना, OALP की बात कर रहे हैं। तो इसके की फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि 5वें राउंड की बोली थी, इसमें लगभग जो है 465 करोड़ रुपए के कुल 11 जो ब्लॉक्स हैं है ना, उनका आवंटन किया गया। उसके ये एरिया वगैरह की बात कर रहे हैं, देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कितने एरिया में किसको बांटा गया। तो ये जो आपका आवंटन है उसके तहत जो आपके 7 ब्लॉक्स हैं वो ONGC को दिया गया है ना। उसके अलावा जो 4 हैं आपके वो किसको दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। अब ये जो पॉलिसी है वो है क्या, ये जानने की जरूरत है। तो जो भी आपके हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है और जो उससे संदर्भित लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी है ना, वो इसका जो है मेन पार्ट है। ग्रांट्स यूनिफॉर्म, जो आपके लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें समानता लानी है ना, एक रूपता लानी है, यूनिफॉर्मिटी लानी। तो यूनिफॉर्म लाइसेंसेस फॉर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इनेबलिंग कॉन्ट्रैक्टर टू एक्सप्लोर कन्वेंशनल एज वेल एज अनकन्वेंशनल ऑयल एंड जो आपके गैस रिसोर्सेज हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आपकी मतलब लाइसेंसिंग की प्रणाली है उसके अंतर्गत ये आप एक तरीके का डेवलपमेंट देख सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो आपका OALP है, ओपन एक्रेज जो आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी है, वंस एंड इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर एक बार कोई अन्वेषक है, एक्सप्लोरर है, वो इवेल्युएट करता है किसको, नेशनल डेटा रिपोजिटरी को, सेलेक्ट्स द रीजन्स एंड प्रेजेंट्स देम टू द EOI, ठीक है, इट इज टू बी प्लेस्ड फॉर कॉम्पिटिटिव बिडिंग। उसके बाद वहां पर जो है बिडिंग वगैरह, बोली वगैरह लगाई जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये प्रोसीजर समझाया जा रहा है। तो द यूनिट दैट गिव्स द मैक्सिमम शेयर ऑफ ऑयल एंड गैस टू द गवर्नमेंट इज अवार्डेड द ब्लॉकस बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो उस तरीके से उसको सम्मानित किया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो ओपन एक्रेज जो आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो क्या करती है, इससे होगा क्या, ओपन एक्रेज जो आपकी मतलब जो भी ओपन कवरेज जो आपका लाइसेंसिंग पॉलिसी, उससे होगा क्या, है ना, एक्रेज है ये, कवरेज नहीं है। तो इससे ये होगा कि जो आपका रेड जो आपकी टैपिज्म थी, जिसको आप बोलते हैं लाल फीताशाही, है ना, जो नौकरशाही का आपका क्या है, एक डिसएडवांटेज है, तो उसमें कमी आएगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। एंड अ ट्रेमेंडस जंप इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज, सीधी बात है। तो उसमें जो वहां पर उत्पादकता है उसकी, उसमें जो है उन्नयन देखा जा सकता है। उसके बाद कॉन्सन क्या है, तो कॉन्सन ये है, ऑफन स्टेट ओन्ड कंपनीज आर बीइंग गिवन मोर प्रायोरिटी इन दिस प्रोसेस। बोला ये जाता है कि भैया जो राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उसको यहाँ पर अधिक वरीयता दी जा रही है, जिसके कारण जो भी आपके प्राइवेट कंपनीज के प्लेयर हैं उनकी जो भूमिका है वो यहां पर कम होती नजर आ रही है ना, उनकी प्रेजेंस वहां पर कम देखी जा रही, पहली चीज ये बताई जा रही। उसके बाद इंडियाज एफर्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल। तो यहां पर जो है फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम अट्रैक्ट करने में अभी भी जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हेल्प की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बता रहा था, नेल्प हेल्प जो है आपका। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग जो पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज कर जाइएगा। 2016 में जो है इसको अप्रूव किया गया था, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है। इसी को इसने रिप्लेस किया था नेल्प को, इन्हीं दो की बात कर रहा था मैं, उसी का कंटिन्यूएशन ये है, कोर पार्ट ये है। तो ये जो आपकी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको वहां पर क्या किया था, उसने क्या किया था, देखिए 2016 में जो नई आपकी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति है, नेल्प है, उसकी जगह हेल्प लाया गया। नाम से याद रखिएगा, अब हेल्प कर रहे हैं। पहले जो उसमें कुछ पहले होता क्या था, जैसे मान लीजिए आपने नेचुरल गैस का ले लिया, है ना, तो अब वहां पर आपने ढूंढा तो कुछ और भी मिल गया, वहां पर मीथेन जो है आपका, वो आप वहां पर सर्च कुछ कर रहे हैं और कुछ दूसरी चीजें भी मिल गई आपको वहां पर हाइड्रोकार्बन में, तो भैया उसके लिए अलग से काम करना पड़ता था, तो इसमें बड़ी समस्या होती थी, है ना। तो बाद में इन सब चीजों को जो है सिंप्लीफाई किया गया, कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सिंप्लीफिकेशन किया गया उसमें, है ना। कुछ पॉइंट्स हैं उसमें, अगर आप बोलेंगे तो डिक्टेट कर दूंगा, वरना खुद से आप ढूंढिए, 2 4 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको लिख के कॉर्नर करिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका, जब इसको हेल्प को लाया गया, उसको मंजूरी दी गई, उसके बाद आप देखेंगे तो जून 2007 में टू एक्सेलरेट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन इंडिया, है ना, तो उसको एक्टिवेट कर दिया गया, वहां पर लागू कर दिया गया, ताकि जो हमारे यहाँ उत्पादन वगैरह है उसमें क्या किया जा सके, बढ़ावा किया जा सके। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एज द की अलोंग विद जो आपका क्या है, जो आपका रीटोमेट्री बोला गया है ना, एक तरीके से वो कुंजी के रूप में जो है वो काम करेगा उसके लिए, है ना। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मेन फीचर है हेल्प का, ये सिंगल लाइसेंसिंग है। क्या है, सिंगल लाइसेंसिंग फॉर रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखिए रेवेन्यू शेयरिंग, जिस दिन से आपको राजस्व प्राप्त होने लगेगा आपको वहां पर पैसे देना पड़ेगा, और पहले रेवेन्यू बेस्ड नहीं था, पहले जो था वो प्रॉफिट बेस्ड था, कि भैया कंपनी वहां पर खुदाई कर रही है, अन्वेषण कर रही है, बोल रही है अभी तो हमको फायदा हुआ ही नहीं, राजस्व कहां से दे, उसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये चीज लाई गई थी, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड एक्सप्लोरेशन एज वेल एज अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम।
नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी ये आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। यहाँ जो आर्टिकल 32 है जिसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों की अर्थात जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको संरक्षण देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है वो कंजर्व करता है, उसकी रक्षा करता है। और आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी रिट है जो 5 तरीके की कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक एक लाइन में बताइएगा कि उसकी लिटरल मीनिंग क्या है। बहुत बड़ा मत लिखिएगा, एक एक दो लाइन में बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी बेंच है उसको हेड किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे जी ने, और उन्होंने कहा कि इट वाज ट्राइंग टू डिस्करेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम फाइलिंग पिटीशंस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कहने का मतलब ये उन्होंने बोला कि जो 32 आपका आर्टिकल है उसके तहत जो याचिका दायर करने वाले व्यक्ति हैं उनको जो है यहां पर क्या है हतोत्साहित करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, ये आपका रेफरेंस है। अब हमको देखने की जरूरत क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, रिट जारी करने के क्या आधार होते हैं, कौन कौन से किए जा सकते हैं, और साथ ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़े हम वैसे ही पैरेलली हम हाई कोर्ट के लिए पढ़ ले, एक पन्ने में लिख ले, ये हमारा एक टॉपिक रेडी। नोट्स ऐसे बनने चाहिए, है ना। तो यहां पर व्हाट वाज द एपिसोड, तो बता रहे हैं, फिर से प्रकरण बताएंगे कि भैया हुआ क्या है यहां पर। तो सीधी बात है, एक यहां पर ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके दौरान देखा गया कि ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ पिटीशन डिमांडिंग द रिलीज ऑफ जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन हु वाज अरेस्टेड along with 3 others. He was arrested while reporting on an alleged gang rape and murder on the way to हाथरस उत्तर प्रदेश, है ना। वैसे भी बहुत निंदनीय घटना है, ऐसे लोगों को मतलब पर्सनली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में जो है इनको फांसी दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं कि मतलब क्यों दंड दिया जाता है, आप एरिस्टोटल से लेके और वहां प्लेटो से लेके आप पढ़िए पॉलिटिकल साइंस को, आप देखेंगे कि दंड का मतलब है डंडा। डंडे का मतलब ये कि पुलिस से आप तभी डरते हैं जब वो मारती पीटती है, नहीं ना। अगर वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम से बात करने लगी तो हम भी हवा में आ जाएंगे, है ना, उनकी बात को कहां मानेंगे। तो डर होना चाहिए कि ऐसा करने से, क्योंकि डर निकल रहा है, इस तरीके की घटनाएं रेगुलर देखी जा रही। इसके लिए कुछ कठिन से कठिन प्रावधान बनाने की समय की मांग है। भारत में रेगुलर जो है इस तरीके की घटनाएं बच्चियों के साथ, है ना, जो रेगुलर देखी जा रही है ना, जो गर्ल्स के साथ, वुमेन्स के साथ, तो भैया इनका जो है मोटिवेशन रेज होता जा रहा है ना, कि कुछ जो है आपके जो मतलब इस तरीके के लोग हैं जो उनको शह देते हैं, है ना, आप उनको कुछ भी मान लीजिए, जो अच्छे पद पर हैं, है ना, राजनेता वगैरह हैं, ये सब हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इससे आप डिफर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज़ थी तो मैंने आपको बताया यहाँ पर। इसके बाद आर्टिकल 32 क्या है ये बताया जा रहा है, तो भैया कुछ नहीं है। आर्टिकल 32 में जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किसको, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को, ठीक है ना। और इसी को जो है संविधान की आत्मा भी बोला है अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल को। तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोला जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक जो है आपका एक तरीके का उपचार है ये, है ना। क्योंकि उपचार क्यों बोला जा रहा है, पहले आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, आप बीमार हो गए, उसके बाद डॉक्टर दवाई दे रहा, तो क्यूरेटिव जो हो गया ना, ये आपका प्रिवेंटिव नहीं है, इसलिए बोला जाता है संवैधानिक उपचार। और अफर्म्स द राइट्स टू बी ट्रांसफर टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं है, जितनी मैंने आपको चीजें बताई वही है, एक बड़े से पैराग्राफ। हमको आंसर में इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमारे जो मतलब पॉइंट्स होना चाहिए 2, 2.5 लाइन, 3 लाइन, ऐसे 12 पॉइंट लिखिए, ऐसे 15 पॉइंट लिखिए। आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने पॉइंट लिखिए, नंबर ज्यादा फैच होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट्स ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन वो स्कूल वाले, वैसे पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, 3-3 लाइन के। तो यहां पर ये लिखा गया है, स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर रिट इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ कौन कौन से, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, इंजंक्शन है, क्यू वारंटो है, और जो आपका सर्टियोरेरी होता है, ये सर्टिफिकेट लिखा है, गलत लिखा है ये आपका, है ना, सर्टियोरेरी है वो आपका, ठीक है ना। तो उत्प्रेषण बोलते हैं, तो विच में बी सुटेबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो आपका पार्ट 3 है ना, उसमें आपकी किस किस तरीके की मतलब प्रावधान है। तो भैया फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संदर्भित आपका अधिकार है, और एक आपका ये संवैधानिक उपचार वाला अधिकार है। तो ये सारी चीजें हैं, इनका अगर उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली कोई भी नागरिक जो है वो जाकर अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। तो हालिया जो टिप्पणी है आपकी आर्टिकल 32 के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की, ये केस आया ना जो, वो आप देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके किनारे रख सकते हैं हम लोग। इन रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो आपका आर्टिकल 32 है वो प्रोवाइड करता है एक तरीके की गारंटी, किस लिए, रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कोर्ट ने ये कहा
कि दस दिस कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको किनारे रख सकते हैं आप। एंड इट कैन नॉट बी हेल्ड कंसिस्टेंटली विथ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट में रिफ्यूज टू रिसीव एप्लीकेशंस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ सच राइट्स। ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के लिए आवेदन प्राप्त करने से मना भी कर सकता है ना। नॉर्मल से चीजें देख जाइए, ये केस जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट्स इट। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट चीज यहां पर लिखी गई है कि एक और जो केस है आपका, जब इन्फोर्स किया जा रहा था आर्टिकल 32 को बाय अ पर्सन फ्रॉम नागपुर, उसको अरेस्ट किया गया इन 3 केसेस फॉर अलीग्ड डेरोगेटरी मटेरियल अगेंस्ट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, है ना। तो अपनी अगर फंडामेंटल राइट से कानून सबके लिए समान है, आप इस तरीके में अगर लोगों को बंद करवाने लगेंगे अपने पद का मतलब लाभ उठा के, तो लोग पहुंचेंगे नहीं। वही चीज बोला जा रहा है कि भैया लोगों को डरा दिया जाता है तो पहुंचते ही नहीं है ना। अब उनके अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन भी हो रहा तो भी नहीं जा रहे हैं वो, है ना। तो 70% लोग तो जाना भी कोशिश, और कौन जाना चाहता है कोर्ट वोट के चक्कर। हमारे यहाँ एक फंडा बना हुआ है पुलिस कोर्ट का चक्कर, क्यों नहीं जाए भैया। गलत होगा तो जाएंगे, पुलिस क्यों बनाई गई है? आप ही के लिए बनाई गई, कोई गलत बात थोड़ी थाने में जाना। अब हमको समस्या होगी तो जाना पड़ेगा। तो ये सब रूढ़िवादिता है कि अरे उसका लड़का तो वो थाने अरे भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो हम जाएंगे, जो चीजें सही होंगी हम उसको वहां पर कन्वे करेंगे और वहां पर समाधान ढूंढेंगे। यही तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसीलिए बनाया गया है उसको, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये यही बताया जा रहा है कि मतलब वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने मतलब उनको बंद करा दिया गया, अरेस्ट करा दिया गया और ये सब एलिगेशंस लगा के, है ना। द सेम बेंच डायरेक्टेड हिम टू फर्स्ट मूव द हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो उसी बेंच ने फिर उन्हें सबसे पहले उच्च न्यायालय जाने के लिए बोला था, क्योंकि 226 जो है आपका आर्टिकल, उसके थ्रू हाई कोर्ट भी उसको देख सकती है ना। रिट वेट जारी, ये कहानियां इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज क्या लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत कितने तरीके के रिटों का प्रावधान किया गया है, उसके बारे में जो है नॉर्मल सा डिस्कस करना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है ताकि एक बार जो है हमारे लिए रेडी हो जाए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहां पर जो है इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट की आपके रिट की शक्तियां हैं, है ना, उसको भी कंपेयर करना और बताना है कि किसके पास जो है, आप खुद देखिएगा थोड़ा, एक आपको पॉइंट मिलेगा हाई कोर्ट के संदर्भ में कि एक जगह जो है वो ज्यादा पावरफुल दिखाई देगा आपको रिट जारी करने में, तो वो कौन सा प्रावधान है मुझे बताइएगा। और ऐसे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आगे की ओर चलेगा और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केंद्र से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो भी आपकी फर्जी खबरें आती हैं उस पर नियंत्रण व्यवस्था संबंधी पूछताछ की। बोले भैया इसके लिए कोई प्रावधान नहीं, आप इस पर प्रावधान बनाइए। गलत र्यूमर्स फैला दिए जाते हैं, आज सोशल साइट्स हो गई हैं हमारे भारत देश में, इसका भी यूज जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, गंदी चीजों को जो है स्प्रेड करने के लिए। अच्छी चीजें कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। अच्छा मतलब अच्छे मटेरियल वगैरह आपको नहीं मिलेंगे वहां पर, यही सब चीजें जो हैं उसका यूज किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया इस तरीके के लिए कौन सी आपकी व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था करिए आप, वैधानिक रूप से कुछ सिस्टम बनाइए, इसका कंट्रोल करिए। वैसा है ये आपका पेपर 2 पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं आप इसको, है ना। तो यहाँ पर एक केस की हियरिंग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, किया जा रहा था, उसके दौरान जो है उन्होंने बोला कि केंद्र से बोला कि जो भी फर्जी आपकी खबरें होती हैं, जो आपकी सांप्रदायिक क्या करती हैं, कट्टरता को फैलाती हैं, तो उसको फैलने से रोकने के लिए आप किस तरीके का मैकेनिज्म बनाया है आपने, जिसको डिस्प्यूट जो मतलब डिस्प्यूट रेड्रेसल जो मैकेनिज्म बोला जाता है। तो एक आप सरकारी तंत्र का विवरण देने और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने पर इसका निर्माण करने के लिए कहा गया कि भैया अब जो है आवश्यकता है, आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करो जो इन सब की जो भी समस्या, जो इस तरीके की फर्जी खबरें फैला रहे हैं, सोशल हार्मनी जो कम कर रहे हैं, टॉलरेंस कम कर रहे हैं, दंगे वगैरह की चीजों को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। समाज में विभिन्न संप्रदायों धर्मों के बीच में, जो धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले आपके पंथ हैं, उनके बीच में क्या कर रहे हैं, ये कटुता फैला रहे हैं, विष फैला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है उसको जो है कम किया जाए, उसके लिए जो है आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे इससे बचा जा सके, इसका जो है समाधान निकाला जा सके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो एक केस के दौरान बोला है, उन्होंने बोला कि हैज सॉट इंफॉर्मेशन from the central government about the mechanism to deal with the complaints against the content being shown on television news channels and the serious problems of fake news, and also directed that if there is no such mechanism it should be developed as soon as possible। नॉर्मल सी चीज है। अब इससे संदर्भित जो आपके प्रकरण हैं वो बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं बोबड़े जी, और मतलब लेड अ 3 जज बेंच, है ना, 3 जजेस की जो बेंच है, उन्होंने कहा कि कोर्ट वॉज डिसअपॉइंटेड। कोर्ट क्या है, डिसअपॉइंटेड, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में, इंपॉर्टेंट चीज है, विद द कंटेंट्स ऑफ द लेटेस्ट गवर्नमेंट एफिडेविट फिल्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे इन द
जो आपका ताबिली घी जमात केस है ना, उसके संदर्भ में जो है वो उसमें जो है व्यथित है। दिस जो आपका ये केस है ये बेस्ड है ऑन अ पिटीशन इंक्लूडिंग जमायत उलमा ए हिंद अगेंस्ट द कम्युनल कलर गिवन बाय सम सेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ताबली घी, जो आपके ताबली घी या ताबली घी जमात है इन द नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। नॉर्मल से चीज़ है, ये देख जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फेक न्यूज़ क्या है वो जानने की जरूरत है हमको। तो नॉर्मल आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि फेक न्यूज़ होता क्या है। सीधी बात है भैया, जो भी आपकी गलत तरीके की जो आपकी सूचनाएं वगैरह वहाँ पर क्या की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, जो भी उस न्यूज़ को सुनने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, जो जनता है, उसको भ्रमित करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए, एक अलग तरीके की आइडियोलॉजी जो है उस तरीके को उसको क्रिएट करने के लिए साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है ये अटैक करते हैं। समझिएगा, बार बार हम एक ही चीज देखेंगे, ऐड में आप देख रहे हैं कि एडिडास अच्छा है, एडिडास अच्छा है, एडिडास अच्छा है। तो अगर 1,00,000 बार किसी बुरी चीज को भी अच्छा बोला जाता है तो एक बार तो दिमाग में बनता है ना कि नहीं यार ये सही है, ये सही है, ये जरूर अच्छा होगा, इसके इतने ऐड आ रहे हैं। इसीलिए तो भैया ऐड इतने महंगे लोगों से कराया जाता है ताकि लोग खरीदें, वो आइकॉन होते हैं। इसीलिए तो किसी गरीब आदमी को थोड़ी ऐड मिल जाएगा। हाँ, आप समझिए वही चीज है यहाँ पर। तो ये न्यूज कैसी होती है, रेफर्स टू सच न्यूज एंड स्टोरीज और फैक्ट्स विच आर डेलिबरेटली यूज्ड टू मिसलीड और डिसीव रीडर्स। ये है क्रक्स इसका, मिसलीड और डिसीव रीडर्स। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आपकी फर्जी कहानियां हैं लोगों को भ्रमित कर देती, जो मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजिकली जो है उनकी मेंटालिटी से खेलते हैं वो लोग, उनकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, है ना, और वहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं उनके व्यूज को, ठीक है ना। और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा को अपने मतलब आगे बढ़ाने के लिए तो यूज कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हर चीज को हमारे यहाँ राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। भैया बदलिए इस चीज को, कब तक खेल खेलोगे यही कुर्सी का, बंद करो, देश के लिए कुछ करने की जरूरत है अब। तो यही बता रहे हैं कि पीपल्स व्यूज एडवांस पॉलिटिकल एजेंडाज और क्रिएट कंफ्यूजन एंड कैन ऑफन बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर ऑनलाइन पब्लिशर्स। बिल्कुल ठीक बात है। दिस इंक्लूड्स एक्ट सच एज अ प्रोपागेटिंग इन फेवर ऑफ समवन एंड स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज। मतलब एक का किसी का फेवर करना हो और दूसरे के खिलाफ जो है गंदी चीजें फैलाना हो, है ना। ऑनलाइन सारी चीजों में आप प्लेटफॉर्म में देख ही रहे हैं सारी चीजें, है ना, किसी भी चीज में आप देख लीजिए। एज वेल एज ट्राइंग टू डैमेज द image of a person or institutions or trying to incite people against them through false news, है ना, नॉर्मल सी चीज है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन फेक न्यूज, तो क्या कारण है कि इसमें जो वृद्धि देखी गई है अभी हाल ही में जो देखी जा रही है, तो सबसे पहली चीज ये कि कोई भी न्यूज होती है उसमें जो है प्रामाणिकता का अभाव है, वो सर्टिफाइड है कि नहीं, है ना, वो सही है कि नहीं, ये किसको पता है। उसके बाद आप देखते हैं ना न्यूज में, ध्यान से देखिए इस न्यूज को, अरे भैया कितना आप टीआरपी बढ़ाने के लिए माहौल बनाते रहोगे। 5 मिनट की चीज अगर उनको बतानी होगी ना, पूरे दिन वही चिल्लाते रहेंगे। हाँ, न्यूज चैनल जो है आपके, न्यूज़पेपर्स जो है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे आपका ये प्रिंट मीडिया, करता क्या है ये डेमोक्रेसी में, ये आपका फोर्थ पिलर है। यही करप्ट हो जाएगा तो जानकारी अवेयरनेस ही हमारे पास गलत आएगी, तो हम जो भी सोच बनाएंगे किसी के लिए वो उसी पे बेस्ड बनाएंगे, क्योंकि सूचना तो कम से कम ट्रांसपेरेंट रूप में निकाल दो भाई, नहीं निकालेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं लॉकडाउन में उनकी न्यूज फैला फैला के जबरदस्ती ओवर प्राइस करके उसको जो है मार्केट में बहुत ऊपर रेट में बिठाया गया। ये है इंडिया की हालत। इन चीजों को आप लोग करीब से एनालाइज कर सकते हैं, बस आपके दिमाग खुला होना चाहिए, है ना, दिमाग खुला होना चाहिए बस। और आप देखेंगे जब पेपर, तो ये सब चीजें आप डेली जो है आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है, एक तो कि लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, राइज ऑफ सोशल मीडिया। राइज ऑफ सोशल मीडिया है तो भैया उसका सही यूज करो ना, गंदी चीजों को स्प्रेड करने के लिए क्यों यूज करते हो सोशल मीडिया को। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, यही है। कमेंट बॉक्स में देखिए आप, जिसका मन पड़ा वैसे ही कमेंट कर दिया आदमी ने, क्या मतलब क्या रैशनैलिटी होती है उस चीज में। हाँ, यहां तो जब व्यक्ति को कुछ वहां पर कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, तो यही नैतिकता का परिचय होता है कि भैया हम बैठे हैं। अब हम तो जानते हैं कि अगर हम कुछ भी लिख देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हमारा कोई क्या कर लेगा। आप लिख के बताइए जरा थाने जाके ऐसी चीज, जबकि जिस आदमी के बारे में बोल रहे हैं हिम्मत नहीं पड़ेगी 99.99% की। तो यहां पर आपकी मैच्योरिटी शो होती है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं। अरे भैया सोशल मीडिया का मतलब एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सोसाइटी का एक सिस्टम है। वहां पर आप ऐसे अपने माँ बाप के सामने बात कर सकते नहीं कर सकते ना, डर है, डर है। पिताजी देंगे वहां से डंडा उठा के 10 डंडा, है वहां डर है, वहां हम डर इज्जत कुछ भी वर्ड आप यूज कर लीजिए, है ना। लेकिन यहां पर तो फ्री है ना, जो जहां हम फ्री होते हैं वहीं हमारी नैतिकता का परिचय होता है। ये सारी उन चीजों से रिलेटेड है। इसके अलावा यहां पर जो बताया जा रहा है कि फेक न्यूज
स्ट्रैटिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस दे स्प्रेड फेक न्यूज ओरिजिनली लिखा है एंड स्मार्टली मतलब देखिए ये क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड रूप से ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, संगठित रूप से जो है उसका स्प्रेड करते हैं इस तरीके के फेक न्यूज को एंड स्मार्टली टू द टारगेट पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, जिस पॉपुलेशन को टारगेट करना होता है उसी को वो वहां पर क्या करते हैं, टारगेट करके वहां पर वो स्प्रेड करते हैं। इसके बाद देयर इज नो स्पेशल या स्पेसिफिक लॉ टू डील विथ फेक न्यूज विच प्रमोटेड इट्स स्प्रेड। सीधी बात है, जब आपके यहाँ कोई लॉ ही नहीं होगा, जब लॉ है तो लोग डर नहीं रहे हैं, है ना, क्राइम करने से, क्योंकि जानते हैं कि केस वेस लड़ेंगे जीत ही जाएंगे। हमारे यहाँ जो है लगातार केसेस चलते रहते हैं, अरे तुरंत ही हमारे यहाँ, ठीक है ह्यूमन राइट्स, लेकिन जो इस तरीके के अपराध करते रेप, वो ह्यूमन थोड़ी मानसिक रूप से बीमार है, उनका रिहेबिलिटाइजेशन किया भी नहीं जा सकता। एक दो जगह अगर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो वहां पर जो है उस तरीके के प्रावधान कड़े जो है वो उनको दंड देने की जरूरत है, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए भैया, क्योंकि लोग परेशान हैं, है ना, मतलब घृणित और घृणास्पद पूरे वर्ल्ड में जो है इन सब घटनाओं से भारत की जो है जो गरिमा है उसको बहुत ठेस पहुंचती है। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत रिच है, उसके अलावा छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस टाइप होता है, बहुत ही मैं अंदर से व्यथित होता हूँ इस टाइप की न्यूज़ देखते हुए। मतलब मैं खुद इग्नोर करता हूँ कि ना देखूँ, पूरा जो है मतलब माइंड जो है पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उन सब चीज़ों को सुन के। बहुत दुख होता है कि इंसान इतना आगे बढ़ने के बाद भी कितना पीछे है। हाँ, ये जो लोग कर रहे हैं इसका क्या कारण है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, और इनके पीछे अगर कोई शय होती है तो ये हवा मोड़ते हैं कि बचा ही लेगा, बचा ही लेगा। अरे आप सोचो, जिसको आप शय दे रहे हो वो दूसरे की बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहा है, तो आपकी बहन बेटी, वो तो उसकी भी कोई बहन बेटी नहीं हो, किसी को नहीं बख्शेगा। इंसान थोड़ी, वो जानवर है, जानवर है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि रिसेंट जो गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं इसमें क्या किया गया है, तो ब्यूरो ऑफ जो आपका पुलिस रिसर्च है एंड जो डेवलपमेंट है आपका BPRD बोलते हैं, थिंक टैंक है अंडर द यूनियन होम मिनिस्टर, हैज गिवन गाइडलाइंस टू असिस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू प्रिवेंट फेक न्यूज एंड वीडियोस। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अभी ये सब किया जा रहा है, हालिया प्रयास है ये, अभी कागजों में है, अब देखिए क्या होता है यथार्थ में। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, ये आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका MCQ से रिलेटेड है। तो यहाँ तो पहला जो आपका MCQ है वो लीलावती जो अवार्ड है 2020 का, उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि ये जो अवार्ड है ये आपका इनिशिएटिव है किसका, टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटर का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना, मतलब ये जो पुरस्कार है तकनीकी शिक्षा नियामक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक पहल है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मतलब सर्टिफिकेशन जो है ना, उसको इसके द्वारा किया जाता है ना, जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसी की ये आपकी पहल है। इसके अलावा ये जो आपकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये इसकी जो थीम थी लीलावती अवार्ड की इज वुमेन एम्पावरमेंट, इंपॉर्टेंट हो गया, थीम याद रखेगा क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रूथ है ना, ट्रू है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा है कि ये जो अवार्ड है इसका एम क्या है, एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट इश्यूज लाइक लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केटिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल जो आपके रिसोर्सेस हैं एंड राइट्स है ना। तो मैक्रो कंसेप्ट में, मैक्रो लेवल पे जो है बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है जो महिलाओं के सशक्तिकरण से संदर्भित आपकी जो आयाम है उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया। बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका काकापो तोता से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका काकापो पैरेट है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताने कौन से ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो पैरेट है उसने जीता है न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 कंपटीशन फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड सेकंड टाइम, दूसरी बार जीता है, इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। कहां से बिलोंग करता है, न्यूजीलैंड से। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो आपका तोता है जिसका माओरी जो आपकी लैंग्वेज होती है, माओरी आप सुने होंगे ना, माओरी भाषा न्यूजीलैंड से संदर्भित है ना, जनजाति वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे तो वहां इसको सुनते होंगे। तो विच इन माओरी जो आपकी लैंग्वेज होती है मीन्स नाइट पैरेट, मतलब रात्रि का तोता इसको बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज आउल पैरेट इज अ न्यूजीलैंड नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब ये, जैसे हम लोगों में से बहुत लोग नॉक्टर्नल होते हैं जिनकी बुद्धि रात में ज्यादा चलती है, ठीक है ना, दिन में नहीं चलती है, तो उसको नॉक्टर्नल बोला जाता है। एंड नॉन फ्लाइंग पैरेट, ये जो है ना उड़वाने वाला तोता, उड़ता उड़ता नहीं है ये आपका, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि जो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूजीलैंड डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट स्पीशीज ऑफ पैरेट। उसका कहना है कि सबसे भारी जो आपकी प्रजाति है तोते की उसमें से ये आपकी एक है। द ईयर 2019 was the most सक्सेसफुल ब्रीडिंग सीजन ऑफ
काकापो, जो आपका तोता है। तीनों के तीनों जो है आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर जो क्वेश्चन है ये आपका स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंडिया का फर्स्ट जो आपका कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना है कि कौन सा आपका ट्रू स्टेटमेंट है। यहां पर पहला यहां पर जो कथन है ये बताया जा रहा है कि एनर्जी जो आपकी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है एंड द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखिए एमओयू जिसको आप लोग बोलते हैं, टू डिस्कस द कमेंसमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो ये जो है स्टेट गलत दिया गया है, बाकी ये जो आपकी ऊर्जा दक्षता जो सेवा लिमिटेड है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा की जो आपकी सरकार है उसके साथ ये आपका क्या हुआ है एग्रीमेंट, ना कि मध्य प्रदेश के साथ हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है ना, सरकार का नाम गलत दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार नहीं है आपकी, गोवा सरकार है, बाकी पूरा सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी एट अफोर्डेबल रेट्स इन गोवा, देखिए वैसे भी आप उसको मतलब क्या कर देते हो, उसको एलिमिनेट कर देते हैं आप लोग। जो आपका EESL है विल सेट अप लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स इन इट्स फर्स्ट प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट कि ये आपका ज्वाइंट वेंचर है, जो आपका जोखिम होता है वो संयुक्त रूप से वहां पर जो है उसका वहन किया जाएगा, किसके बीच है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, है ना, उन दोनों के बीच में, तो ये दोनों मिलकर उसको वहन करेंगे। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, पहला वाला गलत है, इसका आंसर आपका 2 और 3 ओनली बी हो जाएगा। इसी के साथ आज की सीरीज को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।